नमस्कार साथियों, मैं सहदेव सक्सेना आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। साथियों, कल हमने बायोलॉजी का टॉपिक कहां छोड़ा था? हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे थे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना था, वाटर एंड मिनरल्स के बारे में जाना था, वाटर एंड मिनरल्स कैसे पौधे काम करते हैं, जड़ यानी कि रूट वाटर एंड मिनरल्स को किस विधि से अंदर अवशोषित या ऑब्जर्व करते हैं, ऑस्मोसिस यानी परासरण विधि से वो वाटर एंड मिनरल्स को अवशोषित कर लेते हैं। वहां से पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका था? जाइलम का था, दारू का था। किस विधि से जाइलम वो काम करता है? कैपिलरी एक्शन यानी केश कत्तों की विधि से काम करता है, ये हम लोगों ने जाना। उसके बाद में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है, इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, ये आप नोट कीजिए। दूसरा है आपका फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी साथियों कहां है? भोपाल में। तीसरा सवाल निकल के आता है मृदा से ही संबंधित, वो है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है आपका? देहरादून। साथ ही साथ नोट कीजिए, टाइम दे रहा हूं आपको, ये अति महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, जो पिछले कई बारों से पूछा जा रहा है एग्जाम में कि भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहां है आपका? भोपाल। इंडियन सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है आपका? भोपाल। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आपका कहां है? भोपाल। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि वन अनुसंधान संस्थान आपका कहां है? देहरादून। नोट कीजिए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि CO2 जिस प्रकार नूडल्स को, मैगी को बनाने के लिए नूडल्स, वाटर एंड स्पाइसेस और हीट की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस की यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? तो आपको मैंने बताया था CO2 को CO2 की जरूरत पड़ती है, वाटर एंड मिनरल की जरूरत पड़ती है, और आपकी सनलाइट की जरूरत पड़ती है। इनसे आपका क्या बनता है? C6H12O6, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो कल हमने CO2 के बारे में जाना था, वाटर एंड मिनरल्स के बारे में जाना था। अब हम जानेंगे सनलाइट के बारे में, कैसे सनलाइट जरूरी होती है ये हम जानेंगे। तो साथियों, हम बात करेंगे आज सनलाइट के बारे में। सनलाइट के बारे में क्या होता है, सनलाइट कैसे काम करता है, सनलाइट में कैसे काम होता है, ये हम जान। ये हमारा सन होता है, ये हमारा क्या होता है? सन होता है, जिसमें हमारा हाइड्रोजन होता है कितना? 71%। 71% हाइड्रोजन होता है, और हीलियम होता है इसमें आपका 29%। क्या होता है? 29%। हमारे पास हमारा सूरज होता है, सन होता है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% होती है और हीलियम की मात्रा 29% होती है। साथियों, इसमें एक अभिक्रिया होती है
इसमें एक अभिक्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होती है, एक अभिक्रिया होती है नाभिकीय संलयन, जिससे क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। जब जाकर हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन 71% होता है और हीलियम 29% होता है। नोट कीजिए। जिसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन और हमारा नाभिकीय केंद्रक यानी कि हाइड्रोजन केंद्रक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हीलियम का, और अत्यधिक मात्रा में किसका करते हैं, ऊर्जा का, है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन जब एक अभिक्रिया होती है सूर्य में, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक, हाइड्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर क्या करते हैं, हीलियम, और अत्यधिक मात्रा में किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा। ये क्या होता है आपका हाइड्रोजन नाभिक, और ये होता है आपका हाइड्रोजन। सो हमने जाना कि सन में हमारे पास क्या होता है, 71% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और 29% क्या होता है, हीलियम होता है। जब जाके अभिक्रिया होती है जिसे हम नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम और अत्यधिक मात्रा में किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। नोट कीजिए। नोट किया, चलिए आगे चलते हैं। तो सवाल बनता है कि सूर्य में प्रकाश होने का क्या कारण है, सूर्य में प्रकाश मतलब सूर्य में ऊर्जा कैसे होती है, तो किसके द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। जिस प्रकार सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन बम देखा है आपने, हाइड्रोजन बम में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। अच्छा एक सवाल बताइए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार यानी हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी, नोट कीजिए। हाइड्रोजन बॉम्ब की खोज किसने की, बताइए। एडवर्ड टेलर। किसने की, एडवर्ड टेलर। जिस प्रकार से सन में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसी प्रकार हाइड्रोजन बॉम्ब में भी क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार यानी खोज किसने की थी, एडवर्ड टेलर ने की थी। नोट कीजिए। चलिए चलते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण हुआ नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब बात आती है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कौन सी विधि काम करती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो प्रकाश आता है उसमें कौन सी विधि काम करती है, रेडिएशन। क्या काम करती है, रेडिएशन यानी कि विकिरण। लिखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि के द्वारा पहुंचता है, रेडिएशन यानी कि विकिरण, विकिरण द्वारा। ठीक है ना। ये सवाल बनता है, इससे कैसे सवाल बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक
किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो रेडिएशन के द्वारा। किस विधि द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। हम जब धूप में खड़े होते हैं सूर्य के सामने, तो हमें जो धूप लगती है, जो हीट हमें मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? रेडिएशन के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। ठीक है ना, नोट कीजिए। दूसरा सवाल बनता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड। देखिए 8 मिनट 20 सेकंड। एग्जाम में सवाल बनता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड का होता है। दूसरा सवाल बनता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में किस विधि का प्रयोग होता है? तो रेडिएशन यानी विकिरण विधि के द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। नोट कीजिए। ठीक है ना, उनका भी होगा। एक सवाल है, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? कितने रंगों का मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश? तो नोट कीजिए। सूर्य का प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश? 7 रंगों का मिश्रण होता है। सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले पता किसने किया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है? किसने पता किया ये? किस साइंटिस्ट ने बताया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है? तो सबसे पहले पता किसने किया? न्यूटन ने। न्यूटन ने ही सबसे पहले पता किया था कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा होता है? ग्योर यानी कि बैजानी, हपीना, लाल। ठीक है ना, बैजानी, हपीना, लाल। बा से आपका होता है बैगनी, जा से आपका होता है जामुनी, नी से आपका होता है नीला, हा से आपका होता है हरा, और पी से आपका होता है पीला, और ना से आपका होता है नारंगी, और ला से आपका होता है लाल। इसी प्रकार बी से, आई से, बी से, जी से, वाई से, ओ से और आर से। ठीक है ना, ये इंग्लिश और ये आपका हिंदी में बैजानी, हपीना, लाल। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो कितने रंगों का मिश्रण होता है सूर्य का प्रकाश? 7 रंगों का। बैजानी, हपीना यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। आगे सवाल बनता है, ये पहले नोट कीजिए आप।
इससे जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम किस में होता है, ज्यादा किस में होता है और मिनिमम किस में होता है, ये सवाल निकल के आता है। तो मैक्सिमम आपका किस कलर में होता है, रेड एंड ब्लू, लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किस कलर में होता है आपका, ग्रीन और वॉयलेट में, ग्रीन एंड वॉयलेट यानी कि हरा और बैंगनी। कौन सा होता है, हरा और बैंगनी, ठीक है ना, नोट कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सवाल है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस कलर में होता है, तो सबसे ज्यादा आपका होता है किसमें, रेड एंड ब्लू में, और सबसे कम होता है आपका ग्रीन और वॉयलेट में। ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है इसका अच्छे से, ठीक, यहां तक आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण में कितने कितने CO2 और जल की और आपके सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो वो हम बात करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें 6 CO2 और उससे दुगना हमें 12 H2, फिर हम इसको क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। सनलाइट में क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो इससे क्या बन के आता है हमारा, इसे क्या बन के आता है हमारा, C6H12 और O6, किसका निर्माण होता है हमारा, ग्लूकोज का, जिसे हम क्या बोलते हैं, फूड। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पत्तियों में, तो ये C6H12 O6 यानी ग्लूकोज यानी फूड, ये कहां बनेगा हमारा, पत्तियों में बनेगा। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट। दूसरा हमारा क्या बनता है, 6O2, क्या बनता है, 6O2 और आपका 6H2O, ठीक है ना। तो जब हम 6CO2 और प्लस 12H2 लेते हैं और सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट जो मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद वो क्या बनता है हमारा, C6H12O6, प्राइमरी उत्पाद, प्राइमरी प्रोडक्ट सबसे पहले हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज, यानी कि ये फूड बनता है। दूसरा सेकेंडरी, द्वितीयक उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है, वो ये बनता है द्वितीयक उत्पाद, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्ट। समझे आप लोग, जब 6CO2 और 12H2O के लेते हैं, उसे सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया होती है, तो सबसे पहले प्राइमरी प्रोडक्ट जो मुख्य उत्पाद बनता है वो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है। उसके बाद में सेकेंडरी उत्पाद बनता है वो 6O2 और 6H2O जल बनता है। तो ये 6C6 और H12O6 कहां बनता है, पत्तियों में बनता है। अब बात आती है कि इसको तो पत्तियों में बनता है, पौधे खाने के रूप में C6H12O6 लेते हैं, तो इसका जो सेकेंडरी उत्पाद होता है इसका क्या होता है, तो इसका क्या होता है, इसको पत्ती जो होती है, पिछली क्लास में मैंने बताया आपको, स्टोमेटा यानी रंध्र के द्वारा ऑक्सीजन और H2 यानी जल को क्या करती है, रिलीज करती है। उसे हम कौन सी विधि कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, नोट कीजिए। नोट कर लिया, ठीक। अब हमारे पास क्या बन के आया, C6H12O6 यानी कि हमारे पास ये ग्लूकोज का निर्माण हो गया। वाटर एंड मिनरल्स को जड़
ऑब्जर्व कर रही थी किसके द्वारा, ऑस्मोसिस विधि के द्वारा। उस वाटर और मिनरल को फिर वहां से आगे पत्तियों तक कौन पहुंचा रहा था, जाइलम। जब जाइलम ने वहां पहुंचाया, वाटर एंड मिनरल पहुंच गए, अब उसको किसकी जरूरत है, खाने की, ग्लूकोज की जरूरत है। अब इस ग्लूकोज को कौन पहुंचाएगा, जाइलम ने तो कह दिया था कि मैं तो भैया वाटर और मिनरल को पत्तियों तक पहुंचाऊंगा। अब आगे का काम इसका किसका, C6H12O6 को जो पेड़ के हर हिस्से में कौन पहुंचाएगा इसको, तो इसको कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। कौन पहुंचाएगा इसको, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा, C6H12O6 यानी कि फूड को क्या करेगा, फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएगा। C6H12O6 यानी फूड को प्लांट यानी पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएगा। कौन कौन पहुंचाएगा, ग्लूकोज यानी C6H12O6 को फ्लोएम पहुंचाएगा। वाटर एंड मिनरल्स को पत्तियों तक कौन पहुंचा रहा था, जाइलम यानी कि दारू। अब ग्लूकोज बन के निर्माण, जो फोटोसिंथेसिस हमारा होगा उसमें ग्लूकोज बना, अब उसको प्लांट के अलग अलग हिस्सों तक कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। ठीक है ना, नोट कीजिए। एग्जाम में सवाल बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज यानी कि फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्से तक कौन पहुंचाता है, तो फ्लोएम पहुंचाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने जाना कि C6H12O6 C6H12O6 को यानी ग्लूकोज को कौन ले गया, फ्लोएम ले गया, पौधों के अलग अलग भाग तक पहुंचा दिया। अब उसमें हमारा जो फोटोसिंथेसिस हुआ था, तो उसमें सेकंड जो प्रोडक्ट बना था वो क्या बना था, ऑक्सीजन और क्या बचा था, जल, H2O। अब पत्ते क्या करेंगे, इसको रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ट्रांसपीरेशन, इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन और H2O को रिलीज करना, पौधों के द्वारा ऑक्सीजन और H2O को रिलीज करना यानी कि बाहर निकालना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा होता है, ट्रांसपीरेशन स्टोमेटा यानी कि रंध्र, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था, के द्वारा होता है। ठीक है ना, प्लांट्स आपको बताया था मैंने, आपको लीव्स बताई थी इस तरीके से। लीव्स में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इस छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। और इसी ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन विधि के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा लीव्स क्या करती है, ऑक्सीजन और जल को बाहर निकाल देती है। अगर ज्यादा ट्रांसपीरेशन पत्तियों में होता है, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन और जल ज्यादा मात्रा में बाहर निकलता है, तो पत्तियां क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं।
यही कारण होता है उनके पीछे मुरझाने का कारण यही होता है कि वो ज्यादा ऑक्सीजन और H2 को रिलीज करते हैं। नोट कीजिए। दूसरा सवाल बनता है ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन को मापने की दर, मापने की दर किस यंत्र के द्वारा इसे मापते हैं। ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन को मापने की दर का जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम फोटोमीटर। एग्जाम में सवाल बनेगा यहां से कि वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, फोटोमीटर से मापते हैं। दूसरा सवाल बनता है प्लांट यानी पौधों की ग्रोथ यानी वृद्धि को मापना, वृद्धि को मापना। अगर हमें प्लांट यानी पौधों की ग्रोथ यानी वृद्धि को मापना है तो इसके लिए हमें दो यंत्र की जरूरत पड़ती है। दो यंत्र कौन कौन से होते हैं हमारे, क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ और दूसरा होता है हमारा ऑक्सोनोमीटर। कौन सा होता है, ऑक्सेनोमीटर। अगर पूछे ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की दर को कैसे मापते हैं तो सवाल बनता है प्लांट्स की ग्रोथ यानी वृद्धि को कैसे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, दो यंत्र होते हैं, क्रेस्कोग्राफ और दूसरा होता है आपका ऑक्सेनोमीटर। नोट कीजिए, नोट कर लिया। फोटोसिंथेसिस का यही तक था। फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, दो चार सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ है आप बताइए, लखनऊ। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान लखनऊ है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के पिता कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रस्टस। फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ही है जब मेडिकल से संबंधित कोई भी डॉक्टर्स मेडिकल की डिग्री हासिल करके निकलता है तो उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद के पिता कौन है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन की दो बुक थी, कोई बुक का नाम बताएगा, ओरिजिन ऑफ द स्पाइसेस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी। अच्छा, फादर ऑफ होम्योपैथी किसे कहा जाता है, सैमुअल हैनीमैन। वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। जीन की खोज किसने की थी, ग्रेगर जेटिन मेंडल। ग्रेगर जेटिन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने ही मटर में जीन की खोज की थी। जब मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, पीसम सैटिवम। जीन का नाम किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी किसे कहा जाता है, लियोनार्डो दा विंसी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ही थे जिन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। अच्छा, कार्नियस लिनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें हम क्या कहते थे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है ना। बायोलॉजी में हमने दो टर्म्स पढ़े हैं, जूलॉजी। जूलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, सॉरी एनिमल, और बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना। यहां तक का हमारा क्लियर हो गया है। आगे हम जो कल चैप्टर करेंगे वो करेंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। क्या करेंगे, पोषक तत्व के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप लोग सब मेरे साथ मेहनत कर रहे होंगे बड़ी शिद्दत के साथ।
पूरा अपना 101% इसमें लगा रहे होंगे, तभी जाकर आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि लाखों की भीड़ है। उस भीड़ में से आपको अलग निकलना है, और उसको अलग निकलने का जो तरीका है वो है आपका मेहनत। ठीक है ना। भाग्य पर विश्वास रखने वालों को बस उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ठीक है ना। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा जरूर। ठीक है ना। हमारे महान कानूनविद, हमारे कानून के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वही शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। तो हमें किसकी जरूरत है? शिक्षा रूपी दूध की जरूरत है। अगर हम शिद्दत से पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं सैदुल सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्कार एंड गुड हैव अ गुड डे।